अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अवाम के लिए बड़ी खबर से। वफाक की जानिब से लॉकडाउन जल्द खत्म होने के इशारे मिलने लगे। वज़रा के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान का भी बड़ा बयान आ गया। कहते हैं कोरोना के खिलाफ हुकूमत की बेहतर हिकमत अमली के बायस खौफ की फिजा खत्म हो रही है। मुआशी अमल तेज करने के लिए बड़े इकदाम किए जा रहे हैं। इमरान खान ने मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान से मुलाकात में मजीद कहा कि मुश्किल हालात में आम आदमी तक फौरी रिलीफ पहुँचाना सबसे बड़ा चैलेंज था। मुलाकात में आइन और कानूनी अमूर और गुड्स गवर्नेंस, साथ ही साथ इंतजामी मामलात पर भी बातचीत हुई। तो बड़े इशारे लॉकडाउन के हवाले से सामने आने लगे हैं। इससे कबल हमने देखा कि वज़रा की जानिब से भी बयान दिए गए और अब वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना के खिलाफ हुकूमत की बेहतर हिकमत अमली के बायस खौफ की फ़ज़ा ख़त्म हो रही है। मुआशी अमल तेज़ करने के लिए बड़े इक़दाम करने जा रहे हैं। इमरान खान ने मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान से मुलाकात में मजीद कहा कि मुश्किल हालात में आम आदमी तक फौरी रिलीफ पहुँचाना सबसे बड़ा चैलेंज था। पाकिस्तान में कोरोना का शोर ज्यादा और नुकसान कम। जानी नुकसान कम मगर माशी नुकसान बहुत ज्यादा है। 10 लाख में से सिर्फ 2 अफराद कोरोना की वजह से जान से गए। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं इससे कई गुना जायद लोग ट्रैफिक हादसात में जान गंवा देते हैं। 9 मई को अदाद शुमार देखकर फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। तो लॉकडाउन आखिर कब खत्म होगा, हर जबान पर यही सवाल है। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं सूबों की मशावरत से NCC का इजलास बुलाया जाएगा। काबीना की बैठक में फैसलों पर मुशावरत करेंगे। ये भी कह दिया कि बाकी रमज़ान अच्छा गुजरेगा, आवाम को इबादत का मौका मिलेगा। काबीना के साथ बैठ के जो आगे हमने फैसले करने हैं उसके ऊपर भी बातचीत कर लेंगे और उसके बाद जो है NCC का इजलास बुला के इंशाअल्लाह ताला मुशावरत से जैसे पहले फैसले हुए थे तमाम सूबों को शामिल करके फैसले करेंगे। उम्मीद है आपका बाकी रमज़ान जो है वो भी अच्छा गुजरेगा, आपकी इबादत का आपको मौका भी मिलेगा। अल्लाह ताला हम सब की इबादत कबूल भी करेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने लॉकडाउन की मुखालिफत कर दी। कहती हैं लॉकडाउन के जहां फ़वाइद हैं वहां बहुत से नुकसानात भी हैं। मुल्की मैशत लॉकडाउन का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। लॉकडाउन के जहाँ फ़वाइद हैं वहाँ उसके नुकसानात भी हैं। हमें शिद्दत ज़्यादा दिखाई देती है तो हमें ज़्यादा सिवियर करना चाहिए। दबाव कम दिखाई देता है तो हमें उतना लोगों के लिए ईज़ पैदा करनी चाहिए। क्या आपका मुल्क, क्या आपकी मईशत इतना लंबे दौरानिए का लॉकडाउन बर्दाश्त कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। मुझे बहुत से ताजर तंजीमों के लोग मिले और उन्होंने मुझे कहा हमारे हालात बिगड़ चुके हैं। ये पूरे साल की हमारी जो कमाई होती है ईद की माह रमज़ान के महीने में हमारी सेल्स होती हैं। बज़ाहिर तो वो फैसिलिटी बहुत उम्दा दिखाई दे रही थी। अब ये देखने वाली बात है कि लोग एहतजाज क्यों कर रहे हैं। वज़ीर आला इस चीज़ का नोटिस लेंगे कि वो लोगों ने एहतजाज किया तो क्यों किया। असद उमर की तरफ से 9 मई के बाद लॉकडाउन खत्म करने के इशारों पर डॉक्टर्स का रद्दअमल भी सामने आ गया। समा ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए CEO इंडस अस्पताल डॉक्टर अब्दुल बारी ने कहा कि वज़ीर आज़म को कोरोना से मुतालिक फैसलों में मेडिकल माहिरीन से मशावरत करनी चाहिए। सेक्रेटरी जनरल PMA ने असद उमर पर तनकीद कर दी। कहा कोरोना से अमवात का मवाजना ट्रैफिक हादसात से दुरुस्त नहीं। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी पर रद्दअमल हासिल करने के लिए हमने राब्ता किया है। नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर साहब, असद उमर साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए मुआशी बंदिशें कोरोना से ज़्यादा मुहलिक हो सकती हैं। 10 लाख छोटे इदारे बंद हो सकते हैं। 1 करोड़ 80 लाख लोग बेरोजगार भी हो सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि क्या पाकिस्तान इस सूरत हाल में लॉकडाउन का मुतहम्मिल हो सकता है? रद्दअमल आपका इस पे चाहिए। ये किसने कहा है? असद उमर साहब गुफ्तगू करते हुए ये कह रहे थे। अच्छा, अब 24 अप्रैल का आपके पास क्लिप होगा इनकी प्रेस ब्रीफिंग का, जिसमें इन्होंने ही तो ऐलान किया था 9 मई तक का लॉकडाउन का कि बहुत जरूरी है। वो आप चला दें और इनसे पूछेंगे ये आपने ही तो ऐलान किया हुआ है। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि सिंध ने जो लॉकडाउन हुआ, चीफ मिनिस्टर साहब ने जो यहाँ पे किया, इनकी माहिरीन की राय के लेके जो भी हेल्थ के लोग, ना सिर्फ हमारे सूबे पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के जो माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से हमने यहाँ किया और हमने फेडरल गवर्नमेंट से भी कहा कि वो भी करें। और मैं आपको एक और भी वजाहत कर दूं कि हमने 15 दिन और 15 दिन 2
लॉक डाउन के लिए कहा था। जो 14 को जो मीटिंग हुई थी, ये मैं बात कर रहा हूँ आपको मार्च की। अगर उस वक्त जो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था 2 इस तरह के लॉकडाउन प्रॉपर हो जाते तो अभी हालात चेंज होते। अब तो ये वायरस फैल चुका है, अब तो हमने एक लंबे अरसे के लिए इसके साथ गुजारना है और इसके लिए हमने ज़ाहिर है हर चीज़ बंद नहीं रख सकते। मरहलावार बहुत सारी चीज़ों को हमें खोलना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, लेकिन उसकी SOPs, एहतियाती तदाबीर के साथ। लेकिन आज जो आप ये बात पूछ रहे हैं मुझसे कि असद उमर साहब ने ये कहा, तो असद उमर साहब ने खुद तो अनाउंस किया है 9 मई तक। और फिर दूसरी बात ये है कि ये जो एक यकतरफा सब तोपों का रुख सिर्फ सिंध गवर्नमेंट की तरफ आ जाता है और सब लोग कहते हैं कि जी सिर्फ सिंध में ही लॉकडाउन है, और कुछ हमारे दोस्त कहते हैं कि जी कराची को। लेकिन नासिर साहब, यहाँ पर एक सूरत हाल तो आपको भी माननी पड़ेगी कि जो हेल्थ स्ट्रक्चर के चौखाने की बात की जा रही थी, जो कॉम्प्रोमाइज हेल्थ स्ट्रक्चर की बात की जा रही थी, उस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान में देखी नहीं गई। तो ऐसी सूरत हाल में जब विफाक ये कहता है कि पाकिस्तान इस वक्त मजीद लॉकडाउन का मुतामिल नहीं हो सकता, तो फिर सूबा सिंध का इस पर क्या मौक़िफ़ होगा? देखिए, सूबा सिंध का मौक़िफ़ वाज़ेह है, लेकिन एक बात मुझे वजाहत करने दें कि इस वक्त भी पूरे मुल्क में लॉकडाउन है। बहुत से कारोबारी इदारे नहीं खुले हुए, लेकिन सब जो क्रिटिसाइज है सिर्फ सिंध को किया जा रहा है कि यहाँ पे हर चीज़ बंद है। लेकिन दीगर सूबों में भी यही है। जब भी कोई बात हो तो मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि दीगर सूबों के शहरों का, गाँवों का भी हाल दिखाया करें कि वहाँ भी इसी तरह की पाबंदी है। और अगर यहाँ पे कोई उस पर अमल नहीं करता, कोई गिरफ्तारी होती है अगर सिंध में, तो पेशावर का भी काइंडली वो क्लिप दिखा दिया करें जिसमें दुकानें खोलने पर वहाँ पे हवाई फायरिंग की गई थी इंतजामिया की तरफ से, या लोगों को दीगर इलाकों में भी गिरफ्तार किया गया है, लाहौर में, दीगर शहरों में और बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स में। अच्छा नासिर साहब, अब 9 मई को अगर हुकूमत ये फैसला करती है कि लॉकडाउन उठाना है, खत्म करना है, तो इस पर क्या आप लोग साथ देंगे? आपका क्या इस ऊपर रद्द-ए-अमल होगा? देखिए, हम यहाँ पे हमने SOPs बनाई हैं और मजीद SOPs भी बना रहे हैं, उनके तहत तो हम ज़रूर खोलने देंगे। अदरवाइज फेडरल गवर्नमेंट की बात हम इस वजह से नहीं मानेंगे कि उन्होंने पहले भी कोई सही फैसले नहीं किए और उनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से वायरस को इतना फैला है। हम अपने तौर पर यहाँ पे अमल करेंगे और ये डॉक्टरों की राय के मुताबिक जो पूरी दुनिया के डॉक्टर कह रहे हैं। देखिए, इनके लोग हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये 18वीं तरमीम, NFC और नैब के केसेस की वजह से करें। मुझे बताएं, क्या पाकिस्तान के डॉक्टरों के ऊपर भी नैब के केसेस हैं? वो भी 18वीं तरमीम और NFC की बात करते हैं। बिल्कुल नासिर साहब, अगर स्पेसिफिकली वायरस की अगर हम बात करें, लगाते हैं जी नासिर साहब, अगर स्पेसिफिकली वायरस की बात करें तो सूबा सिंध में हम देख रहे हैं केसेस ज़्यादा हैं दीगर सूबों की बानिस्बत। गवर्नर सिंध को भी हमने देखा कि कोरोना उनका पॉजिटिव आया, एक सूबाई असम्बली के मेंबर हैं, उनमें भी ये है। ऐसी सूरत हाल में सिंध का मौक़िफ़ अब क्या होना चाहिए, क्या होगा? देखिए, हम तो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे SOPs पर अमल करते हुए, माहिरीन की राय को मुकद्दम रखते हुए, उनकी बात को रखते हुए हम मुख्तलिफ चीज़ों को खोलने देंगे। देखें, एकदम लॉकडाउन भी नहीं हुआ था, पहले तालीमी इदारे बंद हुए, फिर मरहलावार चीज़ों को बंद किया गया। अब भी इसी तरह आपने देख लिया कि बहुत सारी चीज़ों को हमने खोलने की इजाज़त दी है जो SOPs पर अमल करते हैं। ऑनलाइन बिजनेस भी हो रहा है, जो एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री है वो भी खुली हुई है, दीगर बहुत सारे यहाँ पे काम हो रहा है। और जो रह गए हैं हमें उनका पूरा एहसास है, उनकी भी SOPs बनाई गई हैं, उनको भी मरहलावार, लेकिन जो अमल करेगा, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेगा, उसको ये इजाज़त मरहलावार देंगे। लेकिन नासिर साहब, ऐसे में आप भी ये जानते हैं कि जो छोटे रिटेलर्स हैं, छोटे ताजिर हैं, जिनके छोटे कारोबार हैं, वो रमज़ान में ऑनलाइन कारोबार नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए आप लोग क्या इक़दाम करेंगे? जी, मैंने वही आपको अर्ज की कि एक मरहला तो ये था कि ऑनलाइन इजाज़त दी गई। अब देख रहे हैं कि दीगर जो मुतासिर हो रहे हैं, जो ऑनलाइन से मुस्तफ़ीद नहीं होते, अब उनके लिए SOPs बनाए जा रहे हैं कि उनको भी मरहलावार इन एहतियाती तदाबीर के साथ इजाज़त दी जाए। तो इस पर हम काम कर रहे हैं, हमें पूरा उनका एहसास है। हमने टैक्स में उनको जो हमारे बस में था हमने रिलीफ दिया है। फेडरल गवर्नमेंट से कहा है कि उन्हें मजीद सहूलियात दी जाए। हम खुद भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है नासिर साहब, हम आपकी गुफ्तगू से ये समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि आप लोग भी अब रिलीफ की तरफ जाएंगे। बेहद शुक्रिया, आपने समा को वक्त दिया।
ماہر معاشیات مزمل اسلم کہتے ہیں کہ بے روزگاری سے متعلق اسد عمر کا بیان درست ہے. صورتحال ایسی ہی رہی تو آنے والے دنوں میں 2 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے. حکومت ایک بار 12,000 روپے کی امدادی رقم دے چکی ہے، دوسری بار دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. لوگوں کا یہ روزگار بحال نہ کیا تو بھوک سے اموات ہوں گی. سرکار اپنے لوگوں کو ملازمت سے نہیں نکالتی تو 20% جو پاکستان کی ورک فورس ہے وہ ایفیکٹولی ان کا روزگار چل رہا ہے. باقی 80% معیشت ہے جسے کہتے ہیں نجی سیکٹر، وہ جو ہے اگر بند ہوگا تو لازمی بات ہے ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ جو ہے اس سے جو ہے متاثر ہوں گے. بات بالکل صحیح بولی ہے اسد عمر صاحب نے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے لگ بھگ 1 کروڑ 80 لاکھ سے 2 کروڑ لوگ بے روزگار ہو سکتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو دیہڑی دار ہیں اور ایون جو بڑے کارخانوں میں بھی کام کر رہے تھے ان کو نوکریاں نہیں دیہڑی ملتی تھی یا وہ ٹھیکے پہ کام کرتے تھے. تو یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں غربت کی لکیر کے نیچے آ جائیں گے. اب 12,000 دینے کے بعد اگلے 12,000 حکومت کے پاس دینے کے لیے نہیں ہے. جب حکومت وہ اگلے 12,000 نہیں دے گی تو عوام سڑک پہ آ جائے گی اور لوگ بھوک سے مر جائیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وزیر صحت عزرا پیچوہر، ڈاکٹر باری، ڈاکٹر فیصل اور پی ایم اے کے وفد نے ملاقات کی. بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ کورونا کی وبا تشویشناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے. کورونا سے اموات میں اضافہ حکومتوں کے لیے الارمنگ ہے. اس رپورٹ میں مزید جانیے. شاہد خاقان عباسی نے اسد عمر سے ملاقاتوں کی تردید کر دی. پروگرام سوال میں کہا حکومت سے کسی سطح پر کوئی رابطہ نہیں. نیب نے میرے خلاف جتنا زور لگانا تھا لگا لیا. نیب کورٹ سے سزا کے بعد اپیل کہا کہ استعمال ہونے تک ہر نااہل نہ کیے جانے کی تجویز دے دی. کراچی سمیت سندھ بھر کے نادرہ دفاتر کل سے کھولنے کا فیصلہ. 3 میگا سینٹرز بھی ایک شفٹ کے لیے فعال کیے جائیں گے. بورڈ آف ریونیو سندھ کے سب رجسٹرار دفاتر بھی ایس او پیز کے تحت پیر سے کھولے جائیں گے. اور سابق معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس آشقوان کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت لاک ڈاؤن کے حوالے سے آئندہ ہفتے اہم فیصلے کرنے جا رہی ہے. وزیر اعظم نے تہیہ کر لیا ہے کہ عوام کو لاک ڈاؤن کا قیدی نہیں بننے دیں گے. انہیں کیوں نکالا گیا؟ سیالکوٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فردوس آشقوان نے یہ بھی بتا دیا. کہا نوکری دینا جرم ہے تو یہ جرم بار بار کرتی رہوں گی. میری لیڈرشپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی. اگلے ہفتے حکومت پاکستان وزیر اعظم کی قیادت میں لاک ڈاؤن کے حوالے سے اہم فیصلہ کرنے جا رہی ہے اور وزیر اعظم پاکستان نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ وہ اب زیادہ دیر لاک ڈاؤن کے ساتھ عوام کو قیدی نہیں بنائیں گے، کیونکہ عوام کو اب کرونا کے ساتھ زندہ رہنے کے لیے اپنے آپ کی جو بیہیویئرل چینجز ہیں ان کا حصہ بنانا ہے. ہم نے کرونا کے ساتھ زندہ رہنے کے گر سیکھنے ہیں. اور سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی نے اسد عمر سے ملاقاتوں کی تردید کر دی. حکومت سے کسی سطح پر کوئی رابطہ نہیں. نیب نے جتنا زور لگانا تھا لگا لیا. شاہد خاقان عباسی نے سما کے پروگرام سوال میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری تجویز ہے کہ نیب کورٹ سے سزا پر اسمبلی کی نشست سے نااہلی نہیں ہونی چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اسد عمر صاحب کے ساتھ کس کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ ٹاپ لیڈرشپ کا کہہ رہے ہیں شیخ رشید. کوئی علم نہیں ہے، یقین کریں. یہ ان کی بات ہے نا، یہ جو ریلوے والے ہیں وہ قانون کی بات کرتے ہیں، جو قانون والے ریلوے چلا رہے ہیں. یہ حکومت نہیں، سرکس ہے بدقسمتی سے. ہماری کسی سے بات نہیں ہوئی، کسی سے رابطے میں نہیں. کسی سطح پر، کسی سطح پر، اسد عمر سے نہیں، کسی سطح پر، کسی سطح پر بھی کس ایشو پر بات ہو. جو بات ہونی کھلم کھلا ہوگی. اگر آئین میں ترمیم چاہیے، قومی اسمبلی میں بل لے آئیں، وہاں پر بات ہوگی، پورے پاکستان کے سامنے ہوگی. لیکن اس سے پہلے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں، بات چیت ہوتی ہے، کمیٹیز ہوتی ہیں. ملاقاتیں بالکل ہوتی ہیں. اپوزیشن لیڈر کے کمرے میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، یہ اسپیکر کے کمرے میں ملاقاتیں ہوتی ہیں. یہ تو پروسیس ہے جمہوریت کا. بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے سما.